देखो आज हम लोग एमीन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले RCN और RCONH2 को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं C2H5OH मतलब एथेनॉल और सोडियम का यूज़ करते हैं। हॉफमाइन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, आपका RNH2 बनता है और ये सिर्फ प्राइमरी एमाइड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग PHNH2 भी बना सकते हैं और RNH2 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो एमाइड होना चाहिए वो प्राइमरी एमाइड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो Br2 + KOH यूज़ करते हैं। KOH लगभग 4 मोल लेते हैं आपका, ठीक है। ये हमें RNH2 KBr और H2O और H2CO3 देता है, ठीक है। रेट ऑफ हॉफमैन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M+I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और RCOCl जब Na-N3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो NaRNH2 बनाता है। ROH कह रहा है 4 डिग्री एमाइन सॉल्ट नहीं देता है, लेकिन जो RX होता है ये आपका 4 डिग्री आपका फॉर्म कर लेता है, ठीक है। स्कीमेटिक रिएक्शन क्या होता है ये हमने पहले भी बता रखा है। RCOH जब आपका N3H मतलब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें RNH2 देता है, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, सिर्फ आपकी प्राइमरी अमीन बनती है। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थैलेमाइड, यहाँ इमाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमाइड बोलते हैं। थैलेमाइड जब NH रहेगा KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पोटेशियम थैलेमाइड बनता है। फिर RX के साथ रिएक्शन करवाते हैं जहाँ पे हमें बनता है N-अल्काइल थैलेमाइड, क्या बनाते हैं N-अल्काइल थैलेमाइड। फिर ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है और यह हमें RNH2 दे देता है। पहले हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिर RX के साथ, फिर लास्ट में NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फिजिकल में आपका लोअर एलिफैटिक एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लोअर एलिफैटिक एमीन जो होती है वो गैशियस और फिशी ऑर्डर देती है। और आपकी अल्काइलेशन और एसाइलेशन में आपकी जो 3 डिग्री अमीन होती है ये आपकी शो नहीं करती, इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री अमीन नहीं बनाती है। देखो एसाइलेशन में इसका जो नेम है ये इंपॉर्टेंट है, CH3NHCO। CH3 का नाम है N-मिथाइल इथेनामाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, N-मिथाइल इथेनामाइन बोलते हैं। RNH2 को देखो RCl बताने के लिए RNH2 से हम लोग टिल्डन्स रिएजेंट मतलब NaNOCl का यूज़ करते हैं। फिर जब हम रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ किसका, RNH2 का, तब तो उसमें पहले ये क्या बनाते हैं, ROH बनाता है। जब हम H2S के साथ रिएक्शन कर देते हैं क्या होता है कि यहाँ से जब RNH2 HNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये पहले R+ मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, और जब इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये ROH और N2 + HCl देता है। वहीं जब आपका 2 डिग्री एमीन आता है तो हमें देता है R2NNO देता है। 3 डिग्री आता है तो R3NHNO2 देता है, ठीक है। उसके बाद है आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं CH-Cl3 + KOH यूज़ करते हैं। ये आपके आइसोसाइनाइड टेस्ट होते हैं। इसमें जो प्राइमरी अमीन होता है दोनों एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही रिएक्शन करते हैं CH-Cl3 और KOH के साथ, और वो क्या बनाते हैं, RNC मतलब आइसोसाइनाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड बनाते हैं। रिएक्शन जब अराइल सल्फोनिल क्लोराइड का करवाते हैं या इसी को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। आजकल तो अभी नीचे पड़ा जाएगा, आजकल जो यूज्ड हो रहा है वो ये यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि उसके जगह पे कुछ और यूज़ हो रहा है। वी विल सी जल्दी कि क्या यूज्ड हो रहा है। अभी देखो अराइल सल्फोनिल क्लोराइड के जगह पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के जगह पे आप यूज़ किया जा रहा है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद है आपका ये यूज़ किया जा रहा है। फिर देखो जब ये मतलब PSSO2Cl2 जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कुछ कंपाउंड जो भी बनाता है वो सॉल्यूबल होता है KOH में, और जब 2 डिग्री वाला बनाता है तो वो आपकी KOH में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। और जो 3 डिग्री वाला है वो तो देता ही नहीं है आपका, वो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। 3 डिग्री वाले मोस्टली कोई रिएक्शन नहीं देते। ये देखो यहाँ पे PHNH2
CH3Cu को होल ट्वाइस, यहाँ पे हम लोग pyrimidine डालते हैं, ये हमें क्या देता है PHNH CO एसिटिनालाइड बनाता है। फिर हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर ऑर्थो पैरा हमें वगैरह वगैरह मिलता है। ठीक है, ऑर्थो का किसमें NO2 मतलब NO2 वाले ग्रुप में ऑर्थो का कितना होता है 2% होता है, पैरा वाले का 51%, मेटा का 47%। मेटा का इतना ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू द एनिलीनियम आयन की वजह से उसका ज़्यादा होता है। यहाँ देखो जब सल्फोनेशन करवाया जाता है तो यहाँ पे ज़्यूटर आयन फॉर्म होता है। क्या बनता है? ज़्यूटर आयन बनता है। यहाँ पे एनिलीन जो होता है वो फिटल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि एनिलीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, इसलिए वो नहीं देता है। अमोनोलाइसिस एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है। किसमें? जब हम लोग C2H5Br प्लस NH2 का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें अमोनोलाइसिस और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट हॉफमैन में नाइट्रीन बनता है RN, कार्बल अमीन रिएक्शन में कार्बिन बनता है RC, और कह रहा है विच कौन सा है जो आपका HNO2 से अल्कोहल नहीं देगा। तो बात याद रखना है, सिर्फ आपके प्राइमरी अमीन ही होते हैं जो आपके अल्कोहल देते हैं HNO2 से रिएक्शन करने पे। तो ढूंढ लो कौन सा प्राइमरी अमीन नहीं है, मतलब कौन सा बोल रहा है गिव करना, तो कौन सा प्राइमरी अमीन है उसको ढूंढ लो। तो ठीक है, और ये जो आपका RN2 पे प्लस Cl पे माइनस, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये कार्बोकेटायन बनाता है, फिर रीअरेंज भी कर सकता है। यहाँ पे कौन सा है जो डायजो नहीं देगा? तो सबसे पहले ये देख लो कि NH2 डायरेक्टली अगर रिंग से नहीं अटैच होगा तो वो वाला तो बिल्कुल भी नहीं देगा, जैसे ये नहीं अटैच है। मान लो इस वाले में है कि सब कुछ अटैच्ड है, लेकिन अब इसमें क्या देखना है कि आपके कौन से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका नहीं देगा। ठीक है, कह रहा विच विल नॉट रिड्यूस टॉलन को कौन नहीं रिड्यूस करता है? तो PHNH2 टॉलन टेस्ट नहीं देता है। PHOH प्लस NH3 क्या देगा आपको? PHNH2 देगा। क्या देगा? PHNH2। देखो ये एनहाइड्राइड आया है, मान लो अगर NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये डायरेक्टली आपका PSCO बना देगा। क्या? PSCO बना देगा। कह रहा है इन हॉफमैन और रीमन में सेम रिएजेंट यूज़ किया जाता है। क्या? CaCl3 और KOH यूज़ किया जाता है। PHNH-COCH3 को हम लोग एसिटेनालाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेनालाइड बोलते हैं। यहाँ भोपाल गैस स्ट्रेटजी में हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट का वो इवॉल्व हुआ था। एसिटामाइड मतलब RCONH2 और इथाइल अमीन मतलब RNH2। इसको हम लोग डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं? आपके एक्वस NaOH के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कौन सा है जो हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं? तो वही यूज़ करना है जो आपके डीएक्टिवेटिंग होंगे, उसी के यूज़ करना है। ठीक है, इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा ड्यूरिंग द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो हो सकता है RCONH-Br हो जाए या RnCO हो जाए। ठीक है, RnCO हो जाए। यहाँ देख लो जल्दी से, ये जब प्राइमरी आपका एरोमेटिक अमीन रिएक्शन करते हैं तब तो ये PHN2 पे प्लस Cl पे माइनस बनाता है। जब सेकेंडरी अमीन करता है तो ये बनाता है कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, यहाँ N और यहाँ से R और यहाँ NO जुड़ता है, और जो टर्शरी लगाता है तो यहाँ N और यहाँ RR नीचे NO जुड़ता है। ठीक है, और हाँ, और गटरमैन रिएक्शन में हम लोग CuHCl का यूज़ करते हैं, Cu और HCl का यूज़ करते हैं। वहीं सेंडमेयर में Cu2HCl का यूज़ करते हैं, Cu2Cl2 का यूज़ करते हैं, और ज़्यादा अच्छा आपका सेंडमेयर ही होता है। गटरमैन में क्या होता है कि आपका CuX और N2 का रिलीज़ होता है, बाकी सेंडमेयर में आपका सिर्फ N2 का रिलीज़ होता है। बाल्जस्कीमन रिएक्शन क्या है कि जब PHN2 पे प्लस Cl माइनस HBF4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? PHN2 पे प्लस BF4 माइनस, और जब उसे हीट कर देते तो वो PHF बना लेता है। और वहीं सेम चीज़ जब PHN2 BF4 माइनस को NaNO2 Cu के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे PHNO2 बन जाता है। जब PHN2 Cl पे माइनस पे हम लोग H3PO2 का रिएक्शन करते हैं या इथेनॉल का रिएक्शन करते हैं तो ये आपका एकदम रिडक्शन का काम करता है, तो ये पीएच में मतलब बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। वहीं वार्म वाटर जब करते हैं वार्म वाटर का तो वो PHOH में कर देता है। ये पेपर में आया भी था आपके। और यही H3PO2 का हम लोग यूज़ करते हैं जिसे हम हाइपोफॉस्फरस एसिड भी बोलते हैं या तो इसी को फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद है आपका यहाँ ये कपलिंग रिएक्शन, जो कि क्या होता है, एजो ग्रुप यहाँ पर रिटेन रहता है। यहाँ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है जो कि डाइस में यूज़ किया जाता है। ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ देखो ये OH था, यहाँ पे बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई, ये आपका ऑरेंज डाई दे दिया। यहाँ पे आपके NH2 थे, ये एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड हुआ, यहाँ पे ये येलो डाई दे दिया। ठीक है। और जब आपका प्राइमरी नाइट्रो एल्केन मतलब RNO2 जब रिएक्शन करता है HNO2 के साथ, तो वो नाइट्रोलिक एसिड देता है। जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन रिएक्ट करता है तब वो आपका क्या देता है, स्यूडोनाइट्रोल देता है, स्यूडोनाइट्रोल। pH N2 पे प्लस Cl पे माइनस ये स्टेबल होता है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस और सोल्यूबल होता है वाटर में। वहीं pH N2 पे प्लस BF4 पे माइनस ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। देखो SnHCl आ जाए या FeHCl आ जाए तो ये तो रिड्यूस करेगा, pH NH2 पे रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर ZnNH4Cl आ जाए तो क्या करेगा, pH NH4OH करेगा। और अगर FeH2O आ जाए तो क्या H2O आ जाएगा तो pH NO करेगा। और अगर SnCl2 और KOH आ जाए तो यहाँ पे जैसे KOH आ गया तो यहाँ पे दो बार होंगे आपका, जैसे यहाँ NaOH है तो यहाँ पे दो बार होंगे, ऐसे ही। और अगर pH NO2 को हम लोग 6 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं या तो वीक एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहे हैं तब तो pH NH2 बनाएगा। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रिक करंट या तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनाएगा, इधर NH2 यहाँ पे नीचे OH बना देगा। जब Na3O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है NaOH के साथ तो ये क्या बनाएगा, आपका एजॉक्सी बेंजीन बना देगा। क्या बनाएगा, एजॉक्सी बेंजीन बना देगा। देखो जब आपका ये CN वाला ग्रुप आपका 98% कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तब तो CONH2 बनाएगा। लेकिन 80% करेगा H2SO4 के साथ रिएक्ट तो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कह रहा है जो एसाइलेशन है, एसाइलेशन जब हम कराते हैं मतलब RCOCl को जब RNH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम वहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं, वो भी ऐसा बेस जो आपके RNH2 से मतलब कि आपके एनालीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इस HCl को हम लोग रिमूव कर पाएँ फर्दर। HCl जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी। तो बस बेस स्ट्रॉन्ग हम लोग यूज़ करते हैं। एनालीन जैसे कि पिरामिडीन यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होता है देन द एनालीन। इसी प्रोसेस को हम लोग बेंजोलाइलेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजोलाइलेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे कह रहा है हम लोग क्यों एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हैं जब हम लोग मोनो सब्सटीट्यूशन करते हैं ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन में। वो इसलिए क्योंकि जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोजन पे ऑफ एसिटिनलाइट, वो इंटरैक्ट करता है किस पे, इसके ऑक्सीजन पे वो इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस रिंग को अब वो छूट मिल गई है। मतलब हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन अब वो लेस अवेलेबल होने लगा है फॉर डोनेशन ऑफ बेंजीन, जिसकी वजह से इनकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट मतलब बेंजीन की एक्टिवेटिंग इफेक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NaCO3 वो लेस हो जाती है किससे, अमीनो ग्रुप से। ठीक है। NaCO3 की एक्टिवेटिंग ग्रुप लेस होती है देन द अमीनो ग्रुप, इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। बाकी ये जब आपका मतलब pH N2 पे प्लस Cl पे माइनस आता है इस पे बीटा नैप्थोल पे रिएक्ट करने के लिए, तो वो जाहिर सी बात है अल्फ़ा पोजीशन, तो यहाँ पे वो रिएक्ट करता है। ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अब अल्फ़ा पोजीशन नहीं है, यहाँ है तो ये यहाँ रिएक्ट कर जाता है। और अगर मान लीजिए एसिडिक मीडियम हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम लोग का कहाँ रिएक्ट होगा, आपके pH NH2 या NH2 पे रिएक्ट होगा। OH अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होगी। ठीक है। तो pH NO2 को हम लोग कैसे और बना सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये मेटा पे ही सब कुछ डालेगा आपका। और जब हम लोग ZnNH4Cl के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बनाता है pH NHOH, और FeS2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो pH NO बनाता है। जब pH NO2 को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल हमें pH NO2 NH2 देता है, लेकिन हम वही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें वो देता है pH यहाँ NH2 और यहाँ OH देता है। ठीक है। और pH NO2
जब Na2SnO3 या LiLH4 या CH3OH या NaOH जर्डन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें एजोबेंजीन देता है। क्या देता है? एजोबेंजीन देता है। जब हम लोग, ये हमने पहले ही बता रखा, PHCOOH जब N3H हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो PHNH2 देगा। और जब PHN2Cl जो होगा, PHN2Cl को हम लोग H3PO2 से रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को वो PH देगा। और ये तो हम लोग ने पढ़ लिया जो कि ये रेड ऑरेंज डाई कलर का होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कहा जाता है कि आपका FeCl2 से ज़्यादा अच्छा प्रेफर किया जाता है कि Fe+Cl ले लिया जाए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि FeCl2 जो होता है वो फॉर्म्ड होता है एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और वो HCl रिलीज करता है ड्यूरिंग रिएक्शन। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू इनिशिएट रिएक्शन। मतलब बहुत ही कम HCl वहाँ पे बचता है, इसलिए हम लोग FeCl2 को यूज़ नहीं करते हैं। और जो अमोनोलाइसिस हम कर रहे थे वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। NH3+RX आपका क्या देता है? RN3P+XP- मतलब सॉल्ट देता है हमें। और ये हमारे सिर्फ आपके एल्काइल देते हैं, आपका एराइल तो बिल्कुल भी नहीं देता। बेंजाइल तो दे देता है लेकिन एराइल आपका नहीं देता। इंपॉर्टेंट है, आपका एराइल नहीं देता है, बेंजाइल दे देता है। और जब हम रिडक्शन करते हैं किसका? नाइट्राइल का, तो RCN से रिडक्शन करके RCS2 NH2 बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये यूज्ड होता है फॉर द एसेंट ऑफ amine series for preparation of amine containing one carbon atom more than amine। मतलब ये कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कर कि कोई कार्बन जो है बढ़ जाता है। यहाँ देखो जो पोलर नेचर है ROH का, ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू RNH2। इसलिए कहा जाता है कि जो अमीन्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं बिकॉज नाइट्रोजन इज़ मोस्ट डेल्टाइन। क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, उनकी नाइट्रोजन की डेल्टाइन बहुत ज़्यादा होती है और उनके पास लोन पेयर भी होते हैं। तो अमीनो सॉल्ट आर सोल्यूबल किसमें? वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो अमीन्स जो होते हैं वो किसमें सोल्यूबल होते हैं? वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होते। तो ये रिएक्शन कह रहा है दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इससे क्या होगा कि ये अब सोल्यूबल हो रहा है ऑर्गेनिक में, किसमें सोल्यूबल हो रहा है? किसमें? वाटर में। तो हम लोग अब इसको जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उससे हम अलग कर सकते हैं। बस इतना सा है। यहाँ देखो RNH2, यहाँ अल्कानामाइन जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू NH3, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड यहाँ पे क्यों? क्योंकि R की वजह से इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है यहाँ पे। यहाँ देखो PHCH2 NH2 ये प्राइमरी अमीन है, लेकिन फिर भी इसका बेसिक नेचर ज़्यादा है इससे PHN CH3 से। क्यों? क्योंकि ये आपके लोन पेयर, यहाँ पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। Ka जिसका ज़्यादा उसका एसिडिक ज़्यादा, Kb जिसका ज़्यादा बेसिक ज़्यादा। बेसिक कैरेक्टर किसका? अमीन का, वो डिपेंड करता है ईज ऑफ फॉर्मेशन किसके ऊपर? कैटाइन के ऊपर, बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। मोर स्टेबल कैटाइन मतलब मोर बेसिक। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक ऑफ अल्काइल ग्रुप, यही हमारा डिसाइड करता है बेसिक स्ट्रेंथ किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। और एनिलीन में आपकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वहीं एनिलीनियम आयन में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसलिए स्टेबिलिटी जो होती है वो एनिलीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनिलीनियम आयन। और जो बेसिक नेचर होता है आपका वो आपका एनिलीनियम आयन का, किसका? एनिलीनियम आयन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। ठीक है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन कह रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। और कार्बिल अमीन रिएक्शन ये टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि आपके ज़माने में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के जगह पे हम लोग पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं। और पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं, जैसे ये सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं। और जो एरीन बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट था वो हमने बताया कि वो स्टेबल होता है, बहुत ही स्टेबल होता है फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, और वो लो टेम्परेचर पे ही काम करता है। और कह रहा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को हम लोग डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। इसलिए इनकी इनस्टेबिलिटी की वजह से ही इनको स्टोर नहीं किया जाता है, तुरंत ही बना के तुरंत ही जो बनाना रहता है उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। डायोजेटाइजेशन जो होता है ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये। एंड ये गुड इंटरमीडिएट भी होता है। इससे हम लोग अराइल फ्लोराइड
आयोडाइड वगैरह सब बनाते हैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन से अराइल फ्लोराइड और अराइल आयोडाइड नहीं बनाया जाता है।